आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात आज तैयारा हादसे की करते हैं। काज़कान के शहर अक्तू से तकरीबन 67 मुसाफिरों को ले जाने वाला तैयारा हादसे का शिकार हुआ, जिसमें करीब 30 से ज़ायद अफराद जो मुसाफिर थे वो जांबाक हुए, जबकि इसमें से 26 से 27 मुसाफिर मुआवजाती तौर पर बच निकले हैं जो कि जख्मी हुए हैं। 27 मुसाफिर फिलहाल जख्मी होने की जो इतलात मौसूल हो रही है। काज़ाकिस्तान के शहर अक्तू से तकरीबन 67 मुसाफिरों को ले जा रहा एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इस अलमनाक वाक़े में 40 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 27 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। आपको बताते चले कि आज सुबह एक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में माना जाता है कि 40 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 27 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें एक 11 साल बच्ची भी शामिल है, जिन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अजरबैजान एयरलाइन का तैयारा बाकू से रूस के शहर ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन ग्रोजनी में धुंध के बायस इसका रूट तब्दील कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक तैयारे में 37 मुसाफिर अजरबैजान के, 16 रूस के, 6 काज़ाकिस्तान के और 3 किर्गिस्तान के मुसाफिर सवार थे। ताम सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हादसे के वीडियो में तैयारे को जमीन पर गिरते और आग के गोले में तब्दील होते देखा गया है। दूसरे वीडियोस और तस्वीर में तैयारे के तबाहशुदा ढांचे के करीब लोगों को राहत और बचाव का काम करते हुए दिखाया गया, जो जिंदा बच जाने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने हादसे से कबल हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। हादसे से कबल तैयारे ने मुबैना तौर पर कई बार हवाई अड्डे का चक्कर भी लगाया था। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक परिंदा टकराने के बायस तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की थी। काज़िक हुकाम के मुताबिक जमीन से टकराने के बाद तैयारे में आग लग गई और उसके साथ साथ ही जब यह हादसा पेश आया तो मकामी लोगों के साथ साथ दीगर जो वहां पर रेस्क्यू टीमें हैं मौके पर पहुंच गई और जो जख्मी लोग थे इस तैयारे में उन्हें नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से माना जाता है कि 40 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हैं। 27 जख्मियों में से 4 की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। आज सुबह ये हादसा पेश आया है जो कि काज़ाकिस्तान से तकरीबन जो कि रूस के शहर जा रहा था। 67 मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे और इसे हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 40 जाँ बहक जबकि 27 जख्मी। ये तस्वीरें हैं जहां से इस तैयारे से उन जख्मियों को वहां से बाहर निकाला जा रहा था। 27 मुसाफिर माना जाता है कि 27 मुसाफिर वहां से जख्मी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 4 बच्चे भी शामिल है, जो कि माना जाता है कि वहां पर 4 जो मुसाफिर हैं, ये तैयारा जो है ये रूस का तैयारा है, जहां उन्होंने इस तैयारे को जो जख्मी लोग उसमें हुए थे, क्योंकि 16 मुसाफिर रूस के भी इस तैयारा हादसे में सवार थे और जिन 27 अफराद जो जख्मी हुए हैं, जो फिलहाल जिंदा है, उनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई कि आया वो 27 जो मुसाफिर थे वो किस किस इलाके से, किस किस कंट्रीज से उनका ताल्लुक है। अभी तक इस हवाले से कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन जो 67 मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे उनमें से 37 मुसाफिर अजरबैजान के, 16 रूस के, 6 काज़ाकिस्तान के और 3 किर्गिस्तान के मुसाफिर सवार थे। बढ़ते आगे बात जरा अब ईरान और इजराइल की भी करते हैं, क्योंकि इजराइल की जानिब से जहां उन्होंने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का एतराफ़ किया, उसके साथ साथ ही हिजबुल्लाह और दीगर जो हमास तंजीमें हैं उनको भी शिकस्त देने का एतराफ़ कर लिया है कि उन्हें तबाह कर दिया गया। उसी के साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि अब हौसी बागियों को भी
ان کی جانب سے اسی طرح سے تباہ کیا جائے گا اور شکست دی جائے گی۔ ایران نے بھی اب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید نے سیکرٹری جنرل UN اینٹونیو گوٹریس کو خط لکھ دیا ہے اور ایرانی سفیر امیر سعید نے خط میں لکھا ہے کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو قتل کر کے سنگین جرم کیا ہے اور اس کی باضابطہ ذمہ داری اب قبول بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امیر سعید کا کہنا ہے کہ اسرائیل عالمی اور علاقائی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے پہلی بار عوامی سطح پر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حوثی رہنماؤں کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنور اور حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اسی طرح کا سلوک اب جو حوثی رہنما ہے ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ بڑھتے آگے بات ذرا اب جموں کشمیر کی کرتے ہیں۔ کشمیر ریل پروجیکٹ کے تحت کٹرا ریاسی سیکشن پر ایک مال بردار ریل گاڑی کی آزمائشی دوڑ کا آج انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ گاڑی پٹریوں پر استعمال ہونے والے پتھروں سے لوڈ کی گئی تھی اور ذرائع کے مطابق یہ آزمائش ریل سیکشن کی صلاحیت اور مضبوطی جانچنے کے لیے کی گئی ہے۔ آزمائشی دوڑ کے دوران تمام تکنیکی پہلوؤں کا معائنہ کیا گیا تاکہ افتتاحی تقریب سے قبل کسی بھی قسم کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ کمشنر آف ریلوے سیفٹی 5 اور 6 کو کٹرا 5 اور 6 جنوری 2025 کو کٹرا ریاسی سیکشن کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران سیکشن کا حتمی سیفٹی ٹیسٹ کی جائے گی۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اس سیکشن پر لوڈ ٹیسٹ بھی متوقع ہے۔ واضح رہے کہ کٹرا ریاسی سیکشن کشمیر ریل پروجیکٹ کا ایک اہم حصہ ہے جو وادی کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف مسافروں کو سہولت ملے گی بلکہ خطے کی معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ بڑھتے آگے بات ذرا اب جموں کشمیر کے موسم کی کرتے ہیں۔ وادی بھر میں سردی کی لہر میں کوئی کمی نہ آنے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے اندر بارشوں کی کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کمی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے جموں کشمیر میں خشک موسم اور سردی کی لہر کے بیچ ہی 3 ماہ میں بارش کی کمی 81% تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جموں کشمیر میں بارشوں کی کمی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں گزشتہ 3 مہینوں میں 81% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 1 اکتوبر سے 25 دسمبر 2024 تک جموں کشمیر میں 110.0 ملی میٹر کی عام بارش کے مقابلے میں 81% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور جموں کشمیر میں اس مدت کے دوران صرف 21.0 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنوبی کشمیر کا شوپیان 97% کمی کے ساتھ سرفہرست رہا ہے۔ اس کے بعد ہی جموں ڈویژن میں پونچھ اور کشمیر ضلع کلگام 96% اور 95% کے ساتھ دوسرے اور تیسرے مقام پر رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سری نگر میں اس مدت کے دوران 88% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ جموں ڈویژن کے ادھمپور میں بھی گزشتہ تقریباً 3 ماہ میں اسی طرح کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور جموں ڈویژن کے کشتواڑ میں 92% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق وسطی کشمیر کے بڈگام میں اس مدت کے دوران 91% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شمالی کشمیر کے کپوارہ میں 50% سے کم بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ عام بارش
133.7 मिलीमीटर है। इस खत्ते में तकरीबन 69.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताहम सांबा जम्मू कश्मीर का वाहिद इलाका है जहां इस मुद्दत के दौरान मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 42.2 मिलीमीटर की आम बारिश के मुकाबले में यहां 47.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी 89% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि बांडीपोरा और बारामूला में 76% और 73% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई है। इधर वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों की लहर तेज हुई, जिसकी वजह से लोगों को खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। महकमे मौसमियात का मानना है कि वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान ठिठुरती सर्दियों का राज बरकरार रह सकता है। श्रीनगर में अस्पतालों का अचानक मुआयना किया ताकि मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात और खदमात के बारे में खुद इल्म हासिल किया जा सके। अपने मुआयने के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत की ताकि उनके मसाइल को जाना जा सके, समझा जा सके। वज़ीर सेहत सकीना मसूद यतू, सीनियर फैकल्टी मेंबरान और डॉक्टरों के जरिए वज़ीर आला ने अस्पताल के अमले के साथ सर्जियों के इंतजामात, इलाज की सहूलत और तबी पेशावर अफराद और पैरामेडिकल्स की दस्तियाबी का जायजा लिया। जालिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से तामीर किया गया अस्पताल का 8 इजाफी ब्लॉक का भी जायजा लिया। बोन एंड जेट अस्पताल के अंदर, जो कि जलजले से बचने वाली टेक्नोलॉजी ब्लॉक में 160 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा, जिससे अस्पताल की कुल गुंजाइश 150 से बढ़कर 310 बिस्तर हो जाएगी। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने नए ब्लॉक की तकमील को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। एग्जीक्यूटिंग एजेंसियां जनवरी 2025 तक इसके तेजी से ऑपरेशनलाइजेशन को यकीनी बनाएं ताकि मरीजों की देखभाल में इजाफा हो और इस सहूलियत को अवामी खदमत के लिए वक़्फ़ किया जा सके। वज़ीर आला ने बिमना में भी 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल का भी मुआयना किया, जहां उन्होंने मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल के अमले से बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने सरहदी जिला राजौरी के जंगड़ से पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर के मीरपुर और कोटली तक रिवायती रास्ते को खोलने की वकालत की है। राजौरी में सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि बाबा सुंदर सिंह के आस्थान तक रास्ता खोलना वक्त की अहम जरूरत है ताकि लोगों में रवाबित और मोहब्बत बढ़ सके। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मजबूत रिश्तों के लिए इस रास्ते को अहम करार देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के ख्वाब को तकमील तक पहुंचाने के लिए हुकूमत इक़दामात उठाए ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, जिसकी ख्वाहिश अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। तो देखिए, ये रास्ते जो मुजफ्फराबाद का रोड अगर खुला तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खोला, चक्का का बाग खुला तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खोला। अगर आपको याद होगा तो एक यहाँ कमेटी सेंटर से आई थी जंगड़ में, उन्होंने यहाँ से ये रोड खोलने के लिए पूरा उन्होंने निशानदेही की थी और गेट कहाँ बनाना, क्या करना, सारा कुछ हो गया था। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब सरकार से चले हट गए और सरकार दूसरी आ गई और फिर आज जब दोबारा हम यहाँ पे खड़े हैं और जब आज भी गुरुद्वारा कमेटी का जो डिमांड है कि ये रास्ता खुले जंगड़ से मीरपुर कोटली का, ताकि हम अपने संतों के उस स्थान को के दर्शन कर सकें। जैसे अपना पंजाब में आपका ननकाना साहब का रास्ता खुला और करतारपुर का रास्ता खुला और आज गुरु नानक महाराज जी के लोग वहाँ दर्शन कर गए, उनकी लगाई हुई खेती के दर्शन कर रहे हैं, उस कुएं के दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह इन लोगों की जो डिमांड है बड़ी जेन्युइन डिमांड है और ये रास्ता खुलना चाहिए। और उम्मीद हम यही करते हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ये सपना था कि जंगड़ मीरपुर कोटली रोड खुले और उसके साथ साथ दूसरे रोड उन्होंने खोले थे और मकसद यही था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हों। और हमेशा वो कहा करते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो उसी के नाते उन्होंने ये रास्ते खोलने की कोशिश की जिससे लोगों का अपना आना जाना बढ़े और प्यार मोहब्बतें बढ़ें और ये दूरियां मिट जाएं। तो जंगड़ मीरपुर कोटली रोड रह गया, लेकिन उम्मीद करते हैं और
यही तवक्को करते हैं हम भी और हमारी लीडर और हम यहाँ के, खासकर मैं नौशहरा की बात करूँ तो हम लोग, क्योंकि नौशहरा में खाली सरदारों का मीरपुर कोटली से रिश्ता नहीं है, सिखों का रिश्ता नहीं है, यहाँ हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, हर कौम का रिश्ता वहाँ मीरपुर कोटली से है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आए हैं उसमें। तो लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में जो सरकार आज है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सपना साकार करेंगे, और जो सपना उन्होंने अपना सुझाया था कि जंगड़ मीरपुर कोटली रोड खुले, तो उम्मीद यही करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने श्रीनगर में ज़राए इब्लाग के साथ गुफ्तगू के दौरान जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार किया है। इस दौरान उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी पर तवज्जो दे और ओपन मेरिट के मामलात को फौरन हल करे। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में सैटेलाइट कॉलोनीज के क़याम और ऑनलाइन जवाबाजी पर अफसोस का भी इजहार किया है। हम इसकी ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं और बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल में ये जो लोग इस तरीके का मंसूबा बना रहे हैं, असल में वो अमन कानून की सूरत हाल को बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ पे कश्मीर में बड़ी मुश्किल से अमन कानून की सूरत हाल इस वक्त सामने है और इस सूरत हाल को तबाह करने के वो दर पे हैं और इस तरह के मंसूबे बना रहे हैं ताकि अवाम सड़कों पे आए और एहतजाज करें, खून खराबा हो और फिर उन्हें कोई हरबा करने का मौका मिले। ये भारत डेमोग्राफी को चेंज करने का एक मंसूबा है। बेरोजगारी अरूज पर है, कीमतें आसमान को छू रही हैं और नाकिस मिलावटी ग़िज़ाई अजनास और नाकिस व नकली अद्वियात की वजह से हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ जारी है। नौजवानों के पास कामकाज के ज़राया नहीं, आला तालीम याफ्ता नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और तरक्की के नाम पे ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं जिनकी वजह से लोग अपनी ज़मीनों और अपने घरों से महरूम हो रहे हैं। गुर्बत इस कदर है कि गुरबा और मसाकीन फाका कशी के लिए मजबूर हो रहे हैं और साहिब मुतमव्विल हजरात सिर्फ खामोशी से नज़ारा देख रहे हैं। कश्मीर में ड्रग्स मनशियात का फैलाव एक जानिब अरूज पे है, दूसरी जानिब हमारी आला तालीम याफ्ता नौजवानों की बेरोजगारी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की शरह 38% को पार कर चुकी है। इतने में रिजर्वेशन के बारे में कोई एहतजाज किया जाए तो वो एहतजाज किसी भी सूरत में अवामी मफादात के मुनाफी नहीं, बल्कि इंतखाबात से कबल ऐसे वादे लोगों के साथ किए जा चुके हैं जिनमें रिजर्वेशन का मामला भी शामिल था और दीगर मसाइल बशमूल बिजली, पानी, नौकरियां और रियासती दर्जे की बहाली उनके मंशूर का एक अहम तरीन हिस्सा रहा। देखिए, ज़मीनी सतह पे तो कोई काम होता ही नहीं है इस वक्त और लोग इस वक्त इस कदर परेशान हैं, उनकी हालत भिखारियों की जैसी है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो खुदा न खास्ता हमारे लोगों को, यहाँ के कश्मीर के लोगों को कशकोल लेके लोगों के मुतमव्विल लोगों के पास जाना पड़े। जुआ खेलना हराम है, इसकी कोई। पीडीपी के एडिशनल तर्जुमान ज़ुहैब मीर ने रिजर्वेशन पॉलिसी पर आगा रुहुल्ला महदी के एहतजाज की हिमायत की है। ज़ुहैब मीर ने बताया है कि उमर अब्दुल्ला के पास मुकम्मल मैंडेट हैं और उन्हें इस मसले को फौरी तौर पर हल निकालना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट था ये उन नौजवानों के लिए था जो एक पर्टिकुलर पॉलिसी से काफ़ी परेशान हैं। जैसे जिस तरीके से आप देख लीजिए, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो है उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम कितना भी हम ना मेरिट हासिल करें तो हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या कहीं पे भी। तो उसके लिए एक चीज़ है कि रैशनलाइज कर देना चाहिए आपको, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको थोड़ा ठीक करके उसको रैशनलाइज रिजर्वेशन के लिए हम डिमांड करते हैं। बाकी अच्छी बात है कि प्रोटेस्ट एक जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा होता है, तो जब तक प्रोटेस्ट नहीं होंगे, लोगों की बात सामने नहीं आएगी, तब तक हुक्मरान जो होते हैं वो टस से मस भी नहीं होते। ये अच्छी बात है। तो आजकल जो ये चल रहा है, मेरे हिसाब से अब हमारा भी यही कॉल है, मेरा पर्सनल भी यही कॉल है कि देयर शुड बी रैशनलाइजेशन इन
रिजर्वेशन। रही बात प्रोटेस्ट की, तो अच्छी बात है, और एट द सेम टाइम प्रोटेस्ट में भी जो उसके नताइज सामने आए हैं कि स्टूडेंट्स के साथ एक कमेटी बना के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम 6 महीने के अंदर हम लोग इस चीज़ को ठीक करेंगे और रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन में लाएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात को दिल्ली में रखेंगे और पार्लियामेंट में बिल पास कराएंगे ताकि रैशनलाइजेशन दोबारा खैर मकदम है। कटरा रोपवे मंसूबे के खिलाफ आज संघर्ष समिति की जानिब से दी गई बंद कॉल पर तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां मुतासर रहने के साथ साथ ही मकामी ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहा, जबकि एहतजाज के दौरान मुतअद्दिद अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ मुतालबात में शिद्दत आने के बाद शहरियों ने 72 घंटे की हड़ताल का आगाज किया है। कमेटी के रहनुमाओं की क़यादत में एक एहतजाज मार्च भी निकाला गया है, जिसमें शुरका ने मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी भी की है। एहतजाजी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है और कटरा के लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि हजारों लोगों की रोजगार महफूज रहे। पौनी मालिकान, दुकानदारों और दीगर अफराद ने आज से 72 घंटे की हड़ताल शुरू की है ताकि रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। उधर यात्रियों ने हड़ताल पर मायूसी का इजहार किया क्योंकि खाने पीने की दुकानें और मकामी ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि एहतजाज की क़यादत करने वाले अफराद हड़ताल खत्म कर दें क्योंकि हजारों यात्री मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। याद रहे कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रोपवे प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी का ऐलान किया था ताकि बुजुर्ग शहरियों, बच्चों और दीगर अफराद को जो 13 किलोमीटर के रास्ते को तय करने में दुश्वारी महसूस करते हैं, मंदिर तक रसाई आसानी बनाई जा सके। ये 250 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा ताराकोट मार्ग को संजी छत से जोड़ेगा, जो कि मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता है। ये सबको हक है अपनी लड़ाई लड़ने का। जिस इंसान का रोजगार जा रहा हो उसको तो अपनी लड़ाई लड़नी ही है। कितने दिन से हम सब हमारे भाई सब लड़ रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेस्ट कर लिया? किस वजह से किया? क्या कसूर किया उन्होंने? नहीं तो हम लेडीज पहले भी आ सकती थी बाहर। अगर हमारे भाई खुद लड़ रहे तो हमें क्यों आना था बाहर? लेकिन आज उन्होंने ऐसी गंदी हरकत की है कि हमें बाहर आना पड़ा। तो अगर आज हम इतनी सारी लेडीज निकली है ना, कल देखने की क्या होता है। हमारा सबसे पहला यही है कि हमारे भाइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, नहीं तो उनका हमें गुनाह बताया जाए कि उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया कि उनको पुलिस पकड़ के ले गई। देखिए, उनके क्या व्यूज हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है वो ये है कि वो कैसी डेवलपमेंट है जहां 40,000 लोगों की रोजी रोटी छीनी जाए। और डेवलपमेंट होती है लोगों के लिए रोजगार पैदा किए जाते हैं, लोगों के लिए नए रोजगार उनके लिए क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ तो रोजगार छीने जा रहे हैं। ये कैसी डेवलपमेंट है? ऐसी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और लोगों को भी उसका कोई इफेक्ट ना हो। ये ठीक बात है कि समय समय पर इस प्रकार की जो डेवलपमेंट्स रहती हैं वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ती है। इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, कुछ ऐसा हल निकाला जा सकता है, इसके लिए हमने भी सुझाव दिए हैं कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको 2 किलोमीटर पीछे तक छोड़ दिया जाए ताकि वहाँ से लोग जिधर जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से चले जाएं। शहर में जिसने जाना है वो शहर में जाए। ये एक इसका प्रॉपर हल है। श्राइन बोर्ड को और सरकार में बैठे लोगों को इस पर विचार करके सभी जो लोग हैं उनकी राय लेकर के इसको बड़ी समझदारी के साथ हल करना होगा। हमारी आस्था का प्रश्न भी है, हमारी डेवलपमेंट का प्रश्न भी है। लोगों की यात्रा जो बढ़ेगी उससे स्थानीय लोगों को ही फ़ायदा होगा, लेकिन पुराने लोग अफेक्टेड कम से कम ना हों। और हमारे जो जगह जगह पर हमारे रास्ते में वो जो तीर्थ स्थल थे उनकी भी जो मान्यता है वो भी बनी रही। इन सभी चीज़ों को समझदारी के साथ निपटाने की जरूरत है। हर आदमी अलग तरह से अफेक्टेड होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का केवल इतना रोल है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि डेवलपमेंट भी हो और लोगों को साथ अन्याय भी ना हो। और इन सभी विषयों को सोचना है। अगर कहीं ना कहीं
مل بیٹھ کر کے بات ہوتی ہے تو نشچے ہی اس سے حل نکلے گا. اگر ان کا کوئی سجھاؤ ہے، کیونکہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کے ایک دو پہلو رہتے ہیں، ان پہلوؤں پر. سب ڈویژن گلمرگ کے دور دراز علاقہ تمبرہامہ چنگمرگ کے ملک خاندان نے آج اپنی ہی علاقے تمبرہامہ میں تیسری جماعت سے 8ویں جماعت تک کے طلباء و طالبات کے لیے اپنے والد حبیب اللہ ملک کے کہنے پر ایک پہل کے تحت شبیر احمد ملک کا جو کہ منصف جج اور ڈاکٹر مشتاق احمد ملک نے اپنی والدہ کے ہمراہ اس موسم سرما میں مفت کوچنگ سینٹر کا افتتاح کیا ہے اور کافی بچوں میں نوٹ بکس بھی تقسیم کی ہے. گلستان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ ان کے والد حبیب اللہ ملک کی ہمیشہ اس طرف دلچسپی تھی کہ وہ گاؤں میں طلباء کے لیے مفت کوچنگ فراہم کرے، جس کے لیے انہوں نے 2 اساتذہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہائر بھی کیے تاکہ علاقے کے بچے بھی ان کی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب رہے. اور انہیں کہا ہے کہ یہ ایک دور دراز علاقہ ہے اور سردیوں کے ایام میں بچوں کو کوچنگ کے لیے کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے، لہذا تمام والدین سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم فراہم کرنے کے لیے اس کوچنگ سینٹر میں مفت تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں وہاں پر بھیج سکتے ہیں. ادھر علاقے کے لوگوں نے اس اقدام کی کافی سراہنا کی ہے اور ان ملک خاندان کا شکریہ ادا کیا. نام ڈاکٹر مشتاق احمد ملک ہے، میں تمبرہامہ کا رہنے والا ہوں. ایکچولی یہ سپنا میرے ڈیڈی کا تھا، میرے پاپا کا تھا یہ سپنا کہ ہم اس گاؤں کو، اس علاقے کو پوری طرح سے ایجوکیٹ کریں. تو اس کے بنا پہ ہم نے ایک فری کوچنگ انسٹیٹیوٹ جس کا آج پہلا دن ہے اسٹارٹ کیا اس ایریا میں. جیسا آپ کی جانتے ہیں یہ فار فلنگ ایریا ہے اور اس میں ونٹرز کے منتھس جو ہوتے ہیں وہ بہت کروشل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. بچوں کو پوری طرح سے ایجوکیشن نہیں ملتی ہے اور ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے. تو اس کے حساب سے ہماری فیملی کا ایک انیشیٹو ہے کہ ہم نے آج یہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس ہمارا فوکس سب بچوں پہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ گاؤں، یہ علاقہ پوری طرح سے ایجوکیٹڈ ہو. تو اس کے بنا پہ ہم نے یہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ آج اس کی شروعات کی اور اس میں ہم نے کوالیفائڈ ٹیچنگ سٹاف رکھا ہے اور جتنی بھی فیسلٹی ہم ان بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی طرح سے دیں گے. جو یہاں پہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ آج کھولا گیا حبیب اللہ کے نام سے، جو ہمارے جج صاحب ہیں ان کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہمارے یہاں یہ پسماندہ گاؤں ہے، یہاں کوئی کوچنگ انسٹیٹیوٹ تھا نہیں. جو انسٹیٹیوٹ یہاں پہ کھولا اس کا نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا جو آج یہاں سے شروع ہوا ہے. اس کے لیے اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا جو ہمارے بچے جا نہیں پاتے تھے کہیں پہ ٹیوشن کے لیے، وہ یہاں پہ کوچنگ کر سکتے ہیں. بہت ہی شکر گزار ہے جج صاحب کا جو انیشیٹو لیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا ہے، پوری فیملی کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. میری میسج یہی ہے کہ جو آج کل ڈیجیٹل جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل دور جو چل رہا ہے، لائف چل رہے ہیں اس ٹائم، پورے بچے جو ہے موبائل کے دور میں پھنسے ہوئے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہم پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی دنیائی تعلیم زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم دے تاکہ بچے دور رہے موبائل سے. آج وادی بھر میں خلیف المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں وادی بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے. سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پنجگانہ نمازوں میں شرکت کی، جس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موئے مقدس کے دیدار سے بھی فیضیاب ہوئے ہیں. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، میرویز کشمیر مولوی عمر فاروق نے بھی اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی.
उधर कौसरबल त्राल में भी खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स पाक के दौरान रात भर ज़ियारतगाह पर ख़त्मातुल मौज़ूमात की महफ़िलें आरास्ता हुई, जिस दौरान उलमाए किराम ने खलीफा अव्वल की सवानियाँ बयान की हैं। आज सुबह और जोहर नमाज पर तबरुकात की निशानदेही भी की गई है, जिस दौरान हज़ारों अक़ीदतमंद तबरुकात के दीदार से फैज़याब हुए। इस मौके पर आलम अमन और रहमत बारां के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया है, जबकि इंतज़ामिया ने अक़ीदतमंदों के लिए माकूल इंतज़ामात किए थे। का उर्स शरीफ यहाँ मनाया, त्राल कौसरबल में मनाया गया। हर साल हम 22 जवेद हुसैनी को मनाते हैं। यहाँ रात भर ज़िक्र अज़कार की मजलिस मुनक़्क़द हुई। यहाँ मुबल्लिग़ हज़रात आए, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सवानियात के बारे में लोगों को बतलाया। ये जो त्राल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, उन्होंने हमसे पूरा ताउन किया है। वो बज़ात खुद यहाँ आए, उन्होंने हमसे रब्ता कायम किया, PHE वालों ने रब्ता किया है, इलेक्ट्रिक वालों ने रब्ता किया। हर किस्म की सहूलियात उन्होंने हमें यहाँ मैसर रखी। हम उनके मशकूर है। SHO साहब त्राल खुद आए, तहसीलदार साहब त्राल आए, MLA ख़ुसूसी उन्होंने यहाँ तमाम इंतजाम का जायज़ा लिया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सोन मनावन यह बनावन सानि खतर बेहतरीन वनकस ये मनावन गरज कि सिद्दीकियत गस पैदा गन वनकन गस लूकन अंदर सिद्दीकियत गन सिद्दीकियत गई खत्म। यह सिद्दीकियत उबारने खतर दह मनावन। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना पहलगाम होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से पहलगाम में नए साल की आमद के पेश नज़र मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़द हुए हैं, जिसमें मौसीकी और दीगर कल्चरल प्रोग्राम शामिल थे। इस मौके पर CEO पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा होटल मालिकान और दीगर मकामी लोगों ने भी इन प्रोग्रामों में शिरकत की। हम इसको लाइव रखें और एक्टिव। इंशाल्लाह टूरिज्म डिपार्टमेंट का यही होता है कि पूरे साल हम कल्चर प्रोग्राम करना चाहते हैं, पूरे साल हम एक्टिविटीज में टूरिस्ट को इंडल्ज करना चाहते हैं। तो हमारी यही कोशिश होगी ना कि विंटर में, स्प्रिंग आने वाले स्प्रिंग में भी ऐसा कुछ यहाँ बज़ क्रिएट हो, ताकि टूरिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो हमारा संगीत है, हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स है, उसको देखने का उनको मौका मिले। टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज रहेगी? यही कि मेरे पहलगाम को साफ रखें। थैंक यू सर। नहीं देर है। जैसे सीएल साहब ने ये भी बताया कि ये अब यहाँ से आज से हमने शुरू किया, यहाँ 25 दिसंबर से ये कम से एक हफ्ता ये जारी रहेगा। इसमें सारे एसोसिएशन जितने भी यहाँ के वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारी तरफ यही तरफ से ये मैसेज है कि यहाँ टूरिस्ट आए, खासकर ये इसका मकसद कि यहाँ विंटर में टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए, यही है इसका मकसद है। जिला डोडा के मुख्तलिफ मकामात पर लावारिस गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम और सड़क हादसात का बायस बनती हैं। पुरानी गाड़ियाँ जिनमें भारी रोड रोलर्स को सड़क के किनारे और दीगर अवामी मकामात जिसे मिनी सेक्रेटरीट डोडा और दीगर मकामात पर वहां से छोड़ दिया गया है, ट्रैफिक जाम और हादसात की वजह बन सकते हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया और ट्रैफिक हुकाम से अपील की है कि इन लवारिस गाड़ियों को सड़क से हटाया जाए, ताकि ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी आए और जो खतरात पैदा हुए हैं वो दूर हो सके। उधर ARTO डोडा कुलदीप सिंह ने गुलिस्तानी नुमाइंदा वसीम गोतू से फ़ोन पर बात करते हुए यकीन दहानी कराए हैं कि इस मसले के संगीन नताइज हो सकते हैं और इस मसले को बहुत जल्द हल किया जाएगा और गाड़ियों को हटाया जाएगा। मैं भी कह चुका हूँ, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये कि मतलब कंडम गाड़ियाँ आप रोडों में आप रखेंगे डाल के। पहले ही डोडा में जो है ट्रैफिक का बहुत जो है लोगों को ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्योंकि गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग के लिए जो है साइड रोड्स पे लगाते हैं, उसके बाद काफ़ी दिक्कत आती है। डोडा की पब्लिक सफ़र कर रही है, ये गाड़ी को उठाना चाहिए। आप कैमरे में दिखाएं, ये यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डोडा की है, डिपार्टमेंट की गाड़ी है और यहाँ पर पेड़ भी उगे हैं इसको, तो कम से कम इसको उठाना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी है लोगों की, ये लोगों के पैसे इसमें लगे हैं, फिर जाके ये गाड़ी इसको रिसाइकल कर सकते हैं। इसको अगर आपने यहाँ पर खड़ी करके क्यों रखना है, बेच दीजिए, कबाड़ में बेच दीजिए, तभी पैसे 4 आएंगे। नई गाड़ी आप ले सकते हैं और वो यूज़ हो सकती है। कम से कम इसको उठाना चाहिए और ट्रैफिक का है।
देखिए ट्रैफिक की ही बात है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है जब भी यहाँ पर स्कूल भी है साथ में, जब यहाँ छुट्टियाँ होती हैं, जब भी गाड़ी यहाँ पर 2-2 घंटे लगते हैं आगे पीछे जाने में। और यहाँ पर जितने भी हमारे मुलाजमीन तबके के लोग हैं उनको भी दिक्कत आती है ऑफिस पहुँचने में, टाइमली ऑफिस नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि सुबह 9 बजे पहुँचते हैं। सुबह ट्रैफिक आवर्स होते हैं जैसे सुबह और शाम, आज तो छुट्टी है, आज क्रिसमस का डे है इसलिए छुट्टी है, इस वजह से ट्रैफिक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अदरवाइज अभी भी आप यहाँ पर देखते कि बहुत ट्रैफिक जैम होता है देखने को मिलता है। तो क्या उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन? उम्मीदें ये है कि डीसी साहब इस पे फौरी तौर पे इन डिपार्टमेंट्स को थोड़ा डंडा देके थोड़ा इनको टाइट करें और कहें कि भैया ये अपने हदूद में रखिए, कहीं पार्किंग में डालिए। अगर आपको कहीं आपके पास कहीं यार्ड बना हुआ हो अंदर, वहाँ पर डाल दीजिए, रोड्स पे मत रख लीजिए ये। क्योंकि देखिए आम आदमी अगर गाड़ी लगाता है तो पीछे कैमरा लेके आते हैं, चालान करते हैं, तो इनको क्यों नहीं चालान? इनको तो जाना चाहिए, इनको तो दिन का 10,000 रुपये चालान लगना चाहिए, इनको दिमाग ठिकाने आए। मेरा नाम सचिन है और मैं यहीं बंडोड़ा में रहता हूँ। तो मेरे पीछे जो ये रोलर है तो लगभग 10-12 साल तो मेरे को हो गए डोडा में तो देखे हुए इसको, तो ये यहीं पर है ना, इसको कोई हटा रहा है कहीं नहीं, कुछ नहीं। और ये रास्ता भी कोर्ट का है तो रात को यहाँ पर लाइट वगैरह भी नहीं होती है, ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक्सीडेंट वगैरह का खतरा ज़्यादा है यहाँ पे। तो बिल्कुल मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो ये रोलर है मेरे पीछे तो इसको हटा दें यहाँ से, ताकि यहाँ पर थोड़ी जगह भी खुली हो जाए और ट्रैफिक वगैरह भी जाम नहीं हो जाए और थोड़ा एक्सीडेंट का भी खतरा वो कम। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।